नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी SSSC महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और यहाँ पर हम बता दें सिलेबस का निचोड़ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है सबसे कम समय में और सबसे अच्छी चीज़ आपको हम देने वाले हैं। पूरे इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर हम आपको कवर कराने वाले हैं बहुत कम समय में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चालू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आपको हम बता दें यूपी SSSC पेट के अनुसार डिजाइन किया गया है। केवल पेट का ही सिलेबस आपके हम कवर कराएंगे, भारतीय इतिहास। और सबसे पहले यहाँ पर हम बौद्ध धर्म आपको क्लास में करवाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। पाली सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी। इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं कि संस्थापक कौन है। गौतम बुद्ध है, पहले मानव जिनके मानव प्रतिमा पूजी गई है। यहाँ पर अन्य नाम इसके हैं सांख्य सिंह, शाक्य मुनि और तथागत। एशिया का प्रकाश पुंज भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि माता का नाम महामाया था और पिताजी का नाम सुद्धोधन था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी के 1 साल वृक्ष के नीचे और लगभग 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। लालन पालन इनका प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी मौसी थी और इनके माता का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। पत्नी का नाम इनके यशोधरा था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। राहुल और गृह त्याग, इनका गृह त्याग कब हुआ? 29 वर्ष की अवस्था में, जिसका प्रतीक घोड़ा है। जन्म का आपको प्रतीक हम बता दें कमल है और यहाँ पर गर्भावस्था का प्रतीक हाथी माना गया है। और आपको हम बता दें इन्होंने 4 दृश्य देखे। एक सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा और मृत व्यक्ति देखा, सन्यासी को देखा। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और यहाँ पर हम बता दें आपको पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था, जिनको पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन इनके प्रथम उपदेश को कहा जाता है। कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में ये दिया गया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में दिया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया था? श्रावस्ती में दिया गया था। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षावास यहाँ पर वैशाली और अंतिम वर्षावास वैशाली। रहने का स्थान जो होता है यहाँ पर वर्षावास से ठहरने का स्थान से तात्पर्य है। पूजा स्थल स्तूप को कहा जाता था। और इसी प्रकार वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी का ज्ञान दिया। इनके शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। वैशाली में बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर होती है? वाराणसी में होती है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गृह त्याग की घटना को इनको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसके बाद हम पहला उपदेश को हम पहले ही बता चुके हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मृत्यु को इनके कहा जाता है कि महापरिनिर्माण कहा जाता है। दोस्तों इनके 4 बौद्ध संघ समितियां हुई थी और
इनको ये पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगत कहाँ पर हुई थी और यहाँ पर उनके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों हम बारी बारी से आपको बता देते हैं कि पहली बौद्ध संगत कहाँ हुई थी। राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पर इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और सेकेंड जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालासोर के शासनकाल में हुई थी। सभा कामी इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों तीसरी यहाँ पर 255 बीसी के आसपास हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय। और ये मोंगली पुत्र इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। दोस्तों अब अगला यानी कि लास्ट वाला की चौथी कहाँ पर हुई थी, कुंडलवल कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाबुद्ध के गुरुओं के बारे में। महाबुद्ध के गुरुओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर बौद्ध शिक्षा बृहस्पति और अलार कलाम सांघ दर्शन और इसके बाद योग दर्शन रुद्रक पुत्रम इनके गुरु माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी। कुशीनगर में हुई थी, 483 बीसी में ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ धम्म संघ और त्रिपिटक इस बौद्ध धर्म की एक पुस्तक को कहा जाता है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अंगुत्तर निकाय की। अंगुत्तर निकाय में यहाँ पर 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इसके बाद जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट है वो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जल्दी। दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक ने किया था, तो सम्राट अशोक ने। यहाँ पर अशोक ने श्रीलंका पे अपने पुत्र और पुत्री को संहिता को इसके प्रचार के लिए विदेश भी भेजा था श्रीलंका में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जैन धर्म की। जैन धर्म में संस्थापक के रूप में ऋषभदेव हो जाते हैं। वास्तविक संस्थापक हमारे नाम महावीर स्वामी हो जाते हैं और कुल तीर्थंकर 24 हो जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऋषभदेव पहले हैं और अंतिम और लास्ट हैं महावीर स्वामी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि 23वें पार्श्वनाथ हैं, जो कि पार्श्वनाथ के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अशोक का यहाँ पर बात कर लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म स्थान के बारे में। वैशाली कुंड गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये जातक कुल के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। और यहाँ पर माता का नाम तिसला देवी था और यहाँ पर जो इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, पत्नी का नाम था यशोदा। बचपन का नाम इनके पूछा जाता है कि वर्धमान। और पुत्री एक थी, उसका नाम है कि यहाँ पर हम आपको बता दें प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम है। दामाद जामल, पहले शिष्य भी इनके जामल ही माने जाते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे यहाँ पर 12 वर्ष बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ये महावीर स्वामी कहलाए। दोस्तों निर्ग्रंथ जिन केवलिन कहलाए। दोस्तों निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त, जिनका अर्थ होता है जो खुद को जीत ले। यहाँ पर इनको कहा जाता है।
आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे चलकर ये अकाल के बाद यहाँ पर 2 गुरुओं में ये जैन धर्म आपका परिवर्तित हो जाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो यहाँ पर आपको हम बता दें, श्वेतांबर को जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें कि जैन धर्म में भी 2 संगतियाँ हुई थी, और पहली संगति 300 AD के आसपास हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय हुई थी। दोस्तों दूसरी यहाँ पर 512 AD में कहाँ पर हुई? गुजरात वल्लभी में हुई थी। दोस्तों इसके बाद ये पूछा जाता है दोस्तों कहाँ पर हुई थी दूसरी बौद्ध नहीं जैन संगति कहाँ पर हुई थी? तो गुजरात के वल्लभी में हुई थी। दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले शासक जो हैं उदाहीन हैं। इनके खारवेल आमोद वर्ष हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। जैन धर्म प्राकृत भाषा में यहाँ पर पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? राजगृह में दिया गया था। दोस्तों ये पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? बौद्ध धर्म में सारनाथ में, और इसमें राजगृह में दिया गया था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कहाँ पर हुई थी? मगध में हुई थी। त्रिरत्न यहाँ पर आपके 3 रत्न कौन से हो जाते हैं? जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले इसको 1853 में अलेक्जेंडर ने बात की थी। इसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और इसके बाद रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ पर हम आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो आपका पाया गया है मांडा जम्मू कश्मीर में, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर यहाँ पर मेरठ में है, और सबसे दक्षिणी दैमाबाद ये आपके महाराष्ट्र में है, और सबसे पश्चिमी सुदकांड के डोर ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु क्षेत्र के जो आपके क्षेत्र पाए गए हैं, यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहदड़ो, और यहाँ पर अन्य क्षेत्र भी पाए गए हैं। राजस्थान में कालीबंगन, और यहाँ पर राखीगढ़ी, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली और भी क्षेत्र पाए गए हैं। पंजाब में रोपड़ पाया गया है, और गुजरात में लोथल, रंगपुर, सुध, कोडरा और धौलावीरा, पाटन जैसे क्षेत्र पाए गए हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें हड़प्पा में क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो 100 को दफनाने के अवशेष मिले हैं, विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं, शंख का बना बैल भी मिला है, मछुआरे का चित्र भी मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, और गेहूं और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। इस साक्ष्यों से एक क्वेश्चन आपका पक्का बन जाता है कि कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं।
सबसे पहले तो हम बता दें कि शौच जलाने के अवशेष मिले हैं और विशाल स्नानागार जहां पर स्नान किया जाता है वह मिले हैं, और एक कांस्य की मूर्ति भी मिली है जो डांस करती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ पर कपाल खंड भी मिला है, मिट्टी के तराजू मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं, पशुपति की मूर्ति भी मिली है, शिव की घोड़े की मूर्ति मिली है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे चहूदड़ों से क्या क्या मिला है। मुद्रा बनाने का केंद्र, सबसे पहले आपको हम बता दें, मुद्रा बनाने का केंद्र सीप मिला है, और मतलब गोल वृत्ताकार ईंटें मिली हैं, और यहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं, और 4 पहियों की गाड़ी भी मिली है चहूदड़ों से। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कालीबंगन की, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन में यहाँ पर मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के खिलौने और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या मिला है। लोथल हमारे गुजरात में पड़ता है दोस्तों। बाजरा और धम के साक्ष्य भी मिले हैं, या पतन के नाम से जाना जाता है। पतन यानी कि डॉक यार्ड। दिशा मापक यंत्र भी मिला है, तांबे का कुत्ता भी मिला है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग और बात कर लेते हैं कि बनावली से क्या क्या मिला है। सरसों, सेलखड़ी और पकी हुई ईंटें मिली हैं। सुर को क्या मिला है, यहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर मिला है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, चहूदड़ो भी सिंधु नदी के, मांडा चिनाब नदी के, कालीबंगन घग्गर नदी के, लोथल भोगवा नदी के, रोपड़ सतलज नदी के, बनावली सरस्वती नदी के, और आलमगीरपुर यहाँ पर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कौन सा स्थान किस नदी के तट पर स्थित था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए हड़प्पा काल का जो समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था। इसके बाद भाव चित्रात्मक शैली थी और लिपि थी और ग्रीक पद्धति थी, और मात्र देवी की उपासना, धरती की उपासना और पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता था। ठीक है, और भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि वैदिक संस्कृत की। तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत को 2 भागों में बांटा जाता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आपका 1500 से 1000 BC तक, और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। यहाँ पर हम आपको बता दें दयानंद सरस्वती तिब्बत उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की नदियों के नाम हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि पुराने नाम और नए नाम को यहाँ पर पूछा जाता है। पुराना नाम इस यहाँ पर है और नया नाम इस तरफ है। सबसे पहले तास्ता नदी जिसको बोलते हैं झेलम नदी को बोलते हैं, और यहाँ पर गोमल गोमती को कहते हैं, अरस्कनी चिनाब को कहते हैं, कंभा काबुल को कहते हैं, और यहाँ पर सतुही सतलज नदी को कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के 5 इकाइयाँ थी। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, ये 5 इकाइयाँ थी, और सबसे पवित्र पशु आपका गाय था। ऋग्वैदिक काल की बात बता रहे हैं आपको। 10 राग युद्ध इसी समय हुआ था, और राजा सुजान और 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें सुजान राजा विजयी हुए थे। इसके बाद समास
जो था। प्रेत सत्तात्मक समाज था, संयुक्त परिवार हुआ करता था, दास प्रथा थी और विधवा विवाह प्रचलित था। दोस्तों यहाँ पर हम बता दें 4 वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। ये 4 वेद हो जाते हैं आपके। दोस्तों आपको हम बता दें सामवेद में संगीत का व्याख्या की गई है और ऋग्वेद में यहाँ पर गायत्री मंत्र की तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित ये गायत्री मंत्र है। दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित ये है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,562 ऋचाएँ हैं। होत्र कहा जाता है ऋचाओं को पढ़ने वाले को। दोस्तों यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में है। मृत्युंजय मंत्र भी यहीं पर है। और आपको हम बता दें वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। उपनिषद आपके 108 हैं और पुराण महापुराण 18 होते हैं, पुराण 18 होते हैं। दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं कि अब आपके सिलेबस में है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक से लेकर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी परेशानी होगी, इसलिए छोटे छोटे वीडियो आपको हम देंगे। 3 वीडियो में इसका काम ख़त्म कर देंगे, पूरा सिलेबस आपको पढ़ा देंगे। जय हिंद जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है अशोक। आपके सिलेबस में अशोक सम्राट के बारे में पूछा जाएगा। तो हम आपको बता दें मौर्य वंश का शासक अशोक थे। यहाँ पर 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे और 232 तक ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर रहे। यहाँ पर मौर्य वंश का तीसरा यहाँ पर शासक था। आपको बता दें 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हमला हुआ था जो उड़ीसा में है और दमन नाम का शासक था वहाँ पर। यहाँ पर हम बता दें आपको कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने प्रण किया था कि अब हम कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। अशोक उपनाम भी हैं यहाँ पर। अन्य नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय, जो इसके मास्की गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर 17 शिलालेख हैं और 7 स्तंभलेख पाए जाते हैं इनके अशोक के। और सबसे पहले खोजा गया था 1750 ईस्वी में और सबसे पहले पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला शिलालेख जो पशु बलि की हत्या पर निंदा की जाती है। उसके बाद 13वां सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। कुल मिलाकर 14 शिलालेख हैं और 13 स्तंभलेख इनके पाए जाते हैं। दोस्तों राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गए और यहाँ पर लुम्बिनी में है और 20वें वर्ष बाकी बौद्ध स्थलों में का भ्रमण भी इन्होंने किया था। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि अशोक के द्वारा स्तंभ लेख में प्रयाग, रानी का लेख, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ जैसे प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इनके पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगी था। और यहाँ पर हम आपको बता दें सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था जो MP में है। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश में श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कुल मिलाकर 319 ईसा पूर्व में ईस्वी
में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। और इसके बाद आपके सिलेबस में जो दिया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं और इसने समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 युद्ध को जीता था। इसका मतलब है उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को उसने हराया था। इसका अन्य नाम भी कहा जाता है कि कवि प्री कहा जाता है, कि कवि राज कहा जाता है इसको समुद्रगुप्त को। और वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित है। इसके दरबारी जो कवि थे हरि सेन थे। और सती प्रथा ऐसण अभिलेख से सबसे पहले जानकारी मिलती है जो भानुगुप्त ने जारी कराया था। दोस्तों रामगुप्त सबसे कमज़ोर शासक था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। और इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जो जिनमें से कालिदास ने क्या लिखा, मालविका, गिनी मिलन और ऋतु संहार, मेघदीप, कुमार संवन, रंगवंशम आदि रचनाएं की। यहाँ पर हम आपको बता दें कि धन्वंतरी एक चिकित्सक के रूप में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे। दोस्तों इसी के दरबार में भायान यात्री भी आया था। 399 ईस्वी में आया था और 414 में गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन भी किया था। इसके बाद थानेश्वर का पुष्पभूत वंश, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपका टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस से। इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें वर्धन वंश, पुष्पभूत वंश, यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के पुत्र के रूप में हर्षवर्धन और राजश्री उनकी बहन थी, राजवर्धन उनका भाई था। लेकिन हम आपको बता दें हर्षवर्धन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कभी। राजश्री और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग कहानी है। और जैसे एक फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे हीरो अपनी बहन को बचाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हर्षवर्धन भी अपनी बहन से इतना प्रेम करता है, उसको कई प्रकार से बचाता है। और उसका पति जो था ग्रहवर्धन उसको भी बचाता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा। फिलहाल हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि 606 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं, माफ़ कीजिएगा, ईस्वी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक यहाँ पर 3 नाटक इन्होंने लिखे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी यहाँ पर इनके नाटक हैं, इनके द्वारा ही लिखे गए। इनके दरबारी कवि के रूप में बाणभट्ट और कादम्बरी की स्थापना की। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि कादम्बरी की स्थापना किसने की। बाणभट्ट ने। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हेन सॉन्ग किसके दरबार में? चीनी यात्री था और इन्हीं के हर्षवर्धन के दरबार में आया, जो 633 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 630 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी पुस्तक का नाम सीयूकी था। और हर्षवर्धन को शिलादित्य अपनी पुस्तक में कहा था इसने। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि 1959 में यहाँ पर आपको हम बता दें कि ह्वेनसांग
18 माह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है और यहाँ पर कुंभ मेला भी इसी समय लगता है। आपको हम बता दें कि सेना चतुरंगनी सेना और सेना अध्यक्ष उनके कुंतल कहा जाता था। और इसके बाद राजपूत काल आपके सिलेबस में दिया गया है कि राजपूत काल में क्या पूछा जाएगा। आपको हम बता दें त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था इसमें कौन कौन से राजा भाग लेते हैं और कौन कौन से वंश भाग लेते हैं कि राष्ट्रकूट वंश भाग लेता है, गुर्जर परिहार वंश भाग लेता है और पाल वंश भाग लेता है। ये कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है और अंतिम रूप से गुर्जर परिहार वंश ने इस युद्ध को जीता था। कुल मिलाकर यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा ऐसा है कि कौन सा भाग नहीं लिया था। अक्सर वो देता है कि चोल वंश ने भाग नहीं लिया था। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, चोल वंश ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मराठों के ये पूर्वज माने जाते हैं। संस्थापक राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक के रूप में दंडी दुर्ग को माना जाता है और कृष्ण प्रथम एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया था और अंतिम शासक कृष्ण थर्ड था। यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश आपका आ जाता है कि गुलाम वंश के में ममलूक वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसके संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में होती है और ये वंश गुलाम वंश 1290 ईस्वी तक चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है क्योंकि ये एक साथ लाखों का दान कर देता था। और दिल्ली की पहली मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था और मस्जिद का नाम था कुवत उल इस्लाम। मस्जिद का निर्माण भी कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसने निर्माण कराया और यहाँ पर कुतुब मीनार की नींव भी इसी ने रखी थी। हालांकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। मतलब ये है कि कुतुब मीनार की पहले स्टार्टिंग इसने करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इसके बाद एक शासक आते हैं आराम से आए और आराम से चले गए। 3-4 महीने ये शासन करते हैं और उसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं। इल्तुतमिश को हम आपको बता दें कि इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है और ऐबक का ये गुलाम था। इसने पहली बार लाहौर से दिल्ली राजधानी को परिवर्तित किया और कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने पूरा करवाया। मंगोल आक्रमण चंगेज़ खां इसी के शासनकाल में हुए थे और इसने टका जीतल पीतल की यहाँ पर सिक्के चलवाए थे। यहाँ पर हम आपको बता दें एक एकता प्रणाली थी, इसी ने चालू करवाई थी और इसके द्वारा तुर्क चहलगामी का निर्माण भी करवाया गया। स्थापना की गई और यहाँ पर रजिया सुल्तान, इसके बाद आती है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी है और अल्तुनिया से शादी कर लेती है। कैथल में डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है इसकी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि नसरुद्दीन महमूद की। प्रधानमंत्री इसका बलबन था
और इसकी बेटी एक थी, बेटी से बलबन की शादी कर देता है और नसरुद्दीन को उतारकर बलबन स्वयं गद्दी हासिल कर देता है और इसके बाद बलबन ही वहाँ का शासक बन जाता है। इसके बाद हम लोग बलबन को देख लेते हैं कि बलबन 1266 से 86 तक शासन करता है। 66 से 86 तक, यानी कि यहाँ पर 20 सालों का उसका शासन था। तुर्क ए चहलगामी को फिनिश कर देता है, सजदा प्रथा को लागू कर देता है और एक प्रथा पैबोस प्रथा को लागू करता है। नवरोज उत्सव भी ये चालू करता है। लौह और रक्त की नीति ये अपनाता है। 70 यहाँ पर 1279 में बंगाल में विद्रोह हो जाता है और इसके बाद इसका पोता, बलबन का पोता कैकूबाद अंतिम शासक होता है और यहाँ पर 1290 में गुलाम वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है कि खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात कर लेते हैं कि 1290 में स्थापना होती है और 1320 तक ही ये वंश चल पाता है। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और इसका मेन जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी को समाप्त कर अपना स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है और यहाँ पर गुजरात विद्रोह होता है और वहाँ से इसको मलिक कफूर नामक एक दास मिलता है। मलिक कफूर के बारे में 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए काम, सबसे बड़ी स्थायी सेना उसने रखी, इस एकता प्रणाली को समाप्त किया, स्थायी वेतन देना प्रारंभ किया और घोड़ा दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था। हुलिया लिखने का प्रथा उसने ही चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी। आपको हम बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नीति सबसे सुदृढ़ थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसी के समय लागू की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी के समय लागू की गई थी। अलाई दरवाज़ा और 1000 खंभा महल इसने ही बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि गुलाम तुगलक वंश। तुगलक वंश में आप लोगों को हम बता दें 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक ये वंश चलता है, तुगलक वंश, और सबसे बड़ा, सबसे अधिक समय तक ये शासन चलाते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। पहला गाजी उपाधि इसने ही धारण की थी। सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था इसने ही की थी सबसे पहले, और तुगलकाबाद की स्थापना इसने की थी। 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक सनकी कहा जाता है इसको। मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी संभाली। अन्य नाम इनका है जूना खां भी। इनको कहा जाता है कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन की, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद की, और यहाँ पर ये इन्होंने कई सारे प्रयोग किए लेकिन सब असफल रहे। हालांकि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था लेकिन सभी असफल थे। इन्होंने इनके समय में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था, भारत में आया था और यहाँ पर इनके समय शासनकाल में 1326 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की, जिन्होंने 1351 से 1388 तक शासन किया। इसके बाद हम लोग बता देते हैं कि ये
इसके बारे में कहा जाता है कि इसने फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को पुनः चालू किया और यहाँ पर ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसके बाद बात करते हैं कि एक वंश था सैयद वंश। 1414 में स्थापना होती है और 1451 तक ही ये शासन करते हैं। इनके संस्थापक का नाम था खिज्र खां। मुबारक शाह और करीम खां बाद में आते हैं। और इसके बाद लोदी वंश आता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लोदी वंश के बाद मुगल साम्राज्य आ जाता है और लोदी वंश में की स्थापना 1451 से ये वंश चालू होता है और 1526 ईस्वी तक ये वंश रहता है। हम बताते हैं आपको, लोदी वंश के संस्थापक का नाम बहलोल लोदी था और इसकी लू लगने से मौत हो गई थी। लू लगने से इसकी मौत हो गई थी। प्रथम अफगान साम्राज्य था ये। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। इसके बाद हम आपको बता दें कि दिल्ली में मस्जिद का निर्माण कराया और गुरुमुखी शीर्षक से रचनाएं भी करता था। इसके बाद हम लोग बता दें कि हम इब्राहिम लोदी के बारे में 1517 से 1526 ईस्वी तक अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है और ये ऐसा एक शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में ही हो गई थी। बाबर के साथ युद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। 1517 और 1518 में खतौली का युद्ध महाराणा सांगा के बीच पानीपत का युद्ध जो हुआ था, इसमें भी इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु 21 अप्रैल 1526 बाबर के साथ युद्ध करते हुए हो गई थी। दौलत खां लोधी का पुत्र दिलावर खां लोधी था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 का में हुआ था और ये इसमें तुगलका नीति का प्रयोग किया गया था और पहली बार तोप खाने का प्रयोग भी किया गया था। इसमें हम आपको बता दें कि इसके बाद आपका चालू हो जाता है मुग़ल वंश और मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ही 1526 ईस्वी में इस इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुग़ल वंश की स्थापना करता है और स्वयं शासक बनता है। यहाँ पर हम बता दें 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यहाँ पर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद 1527 को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और बाबर ने गाजी की उपाधि भी इसमें ग्रहण की थी। 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों से हुआ था। महमूद लोदी ने लड़ा था। यहाँ पर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा जो तुर्की भाषा में है। इसके बाद हुमायूं आ जाते हैं। हुमायूं दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं कि हुमायूं के बारे में। हुमायूं के 4 पुत्र थे और एक पुत्री भी थी, गुलबदन बेगम। दोस्तों हुमायूं के 4 पुत्र हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों में एक था। यहाँ पर हुमायूं अस्करी कामरान हिंदाल। दोस्तों इसने अपनी पूरी जायदाद को 4 भागों में बांट के अपने भाइयों में बांट दिया था और यहाँ पर सभी भाइयों को बराबर का हिस्सा दे दिया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में हम आपको बता दें। लिंजर का युद्ध यहाँ पर 1531 में और
देवरिया का युद्ध जो हुआ था महमूद लोदी के बीच, यहाँ पर 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ईरान भाग गया हुमायूं, यहाँ पर इस युद्ध के बाद ईरान भाग गया था हुमायूं। और 1555 में सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह के ने साथ दिया था। और 1556 में दीन पनाह में इसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हमीदा बानो ने बनवाया था, वो और दिल्ली में बनवाया गया था। चार बाग परंपरा के अनुसार, चार बाग शैली में ये एक ऐसा मकबरा है जो दिल्ली में है, वो सबसे बड़ा मकबरा है। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, इसकी बहन ने लिखा था। दोस्तों हम लोग अकबर के पास आ जाते हैं। अकबर 1556 से लेकर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। दोस्तों जन्म इनका जो हुआ था 1542 में हुआ था, और चाचा अस्करी अमरकोट में हुआ था। इसका 14 वर्ष के अवस्था में इन 1556 में इनका राज्याभिषेक किया गया था। लेकिन इनका संरक्षक जो माना जाता है बैरम खां को माना जाता है, और बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम थी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें 1561 में मालवा अभियान चलाया जाता है इन्हीं के द्वारा, अकबर के द्वारा। 1562 में तीर्थ यात्रा कर माफ़ किया जाता है, और जजिया कर ख़त्म किया जाता है। 1564 में जजिया कर समाप्त किया जाता है अकबर के द्वारा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर की तरफ से मान सिंह जाते हैं और महाराणा प्रताप को हराते हैं। दोस्तों 1574 में इबादत खाना का निर्माण होता है, और 1582 में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना होती है। 1583 में कश्मीर अभियान बीरबल मारा गया। इसमें अभियान में 1583 में, और 1599 में आगरा को राजधानी बनाया जाता है। आगरा को राजधानी अकबर ने कब बनाया? 1599 ईस्वी में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एमपी पर अभियान विजय पाई, एमपी पर विजय पाई, रानी दुर्गावती पर विजय पाई। और 1631 में यहाँ पर हम आपको बता दें अतिसार के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। मसत बदारी प्रथा भी अकबर ने चालू की थी। अकबर द्वारा निर्माण किए गए स्थल आगरा का किला है, इलाहाबाद का किला है, पंचमहल है, अकबर का मकबरा है, बुलंद दरवाज़ा है। 1601 ईस्वी में 9 रत्न इनके थे, और उनमें से बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अबुल फजल ने अकबर नामा का रचना की थी। फैजी नंबर 3 पर है फैजी। अब्दुल हमीद खाना थे, टोडरमल थे, भूमिकार जो देखते थे। इसके बाद तानसेन थे, और मान सिंह थे, मुल्ला दो प्याजा थे, और हकीम हुकाम। इसके बाद आ जाते हैं जहांगीर। ये तो सब हो गया दोस्तों। एक बार हम लोग जहांगीर को देख लेते हैं। जहांगीर यहाँ से आप लोग देख लीजिए। जहांगीर के बारे में आपको हम बता दें कि 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक
इनकी पत्नी का नाम था नूर जहां महरून निसा। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि जहांगीर ने दीन इलाही को समाप्त किया। 1606 ईस्वी में खुसरो खां विद्रोह हुआ और अर्जुन देव को इन्होंने फांसी दी, और सिख गुरु अर्जुन देव को। और इसके बाद पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस इन्हीं के दरबार में आया था, और 1609 मुग़ल दरबार कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में आए थे। इंग्लिश खान की उपाधि भी दी किसको, कैप्टन हॉकिंस को। 1609 ईस्वी में मुग़ल दरबार में आए, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में आए थे। और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। 1615 ईस्वी में थॉमस रो एक बार फिर आते हैं, और इसने फरमान जारी कर दिया कि अब आप लोग यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापार चालू कर दिया जाता है कि भारत से व्यापार अब आप लोग कर सकते हैं। जहांगीर ने अकबर का मकबरा पूरा करवाया, जहांगीर 1627 में शराब पीने से इसकी मृत्यु हो गई थी। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर चित्रकला का शौकीन था। तंबाकू की खेती शुरू की, फिर समाप्त भी कर दी थी इसने। शाहजहां, अब आते हैं शाहजहां के बारे में हम आपको बता दें कि 1627 से 1659 तक माता का नाम इनकी जगत गोसाई था, जोधा भाई के नाम से जाना जाता है। और बेटी जहां आरा थी। ये इनके 4 बेटे हुए, दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद। आपको हम बता दें कि इनके चारों बेटों के बीच संघर्ष होता है, और 1659 देवराय का युद्ध भी होता है। दारा सिकोह ने सीर ए कबूतर एक अकबर लिखा, 52 उपनिषद का फारसी में अनुवाद भी किया। और शाहजहां के दरबारी कवि अबू कालीन कुदसी इमारतें, मुग़ल काल की यहाँ पर हम आपको बता दें शाहजहां के बारे में, ताजमहल इन्होंने ही बनवाया। 1631 से 1653 के बीच बनवाया ताजमहल, और ये 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके डिजाइनकार थे, और इसका जो ठेकेदार था ईसा खां था। लाल किला भी इन्होंने बनवाया। और इसके बाद औरंगजेब आ जाते हैं। औरंगजेब के बारे में आपको हम बता दें 1658 से 1707 ईस्वी तक उपनाम जिंदा पीर। औरंगजेब का उपनाम क्या था? जिंदा पीर। पत्नी राबिया उर दुरानी था। बीबी का मकबरा इन्होंने बनवाया कहाँ पर? इसी की याद में महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। नौरोज उत्सव इसने समाप्त किया। सजदा प्रथा, पैबोज प्रथा और जजिया कर 1679 ईस्वी से पुनः लगाया। दोस्तों आपको हम बता दें कि 1665 आदेश दिया मंदिरों को तोड़ने का।
1665 में आदेश दिया कि मंदिरों को तोड़ दो। दक्षिण भारत में की बात करें तो यहाँ पर 1686 में बीजापुर का और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा का युद्ध भी हुआ। इसमें इसने गुरु तेग बहादुर को की हत्या करवा दी थी। इस्लाम न कबूल करने के कारण मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में इसने ही करवाया। इसके बाद हम आपको बता दें, एक शासक आते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह का आक्रमण इनके समय पर हुआ था। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने को है और सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का होता है। अकबर सेकंड आते हैं। इसके बाद अंतिम मुग़ल साम्राज्य के शासक जो बहादुर शाह जफ़र होते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मराठा साम्राज्य का। मराठा साम्राज्य यानी कि संस्थापक शिवाजी महाराज, और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था और संरक्षक इनके कोणदेव थे। गुरु का नाम रामदास था। राजधानी इनकी रायगढ़ थी। जन्म इनका 1627 ईस्वी में हुआ था। 1633 में पूना की जागीर और 1646 में तोरण का लाल किला जीता और 1648 में पुरंदर का किला और 1659 में अफजल खां की हत्या की। इसके बाद पुरंदर के संध की राजा जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में। इसके बाद इनके पुत्र संभाजी राव हुए और धीरे धीरे ये साम्राज्य भी समाप्त हो गया। दोस्तों, इसके बाद आपका पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 के में होता है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मराठाओं के तरफ से सदाशिव राव विश्वासराव नाना साहब के पुत्र थे ये, और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस प्रकार आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो गया है। दोस्तों, 1857 की क्रांति आपको राष्ट्रीय आंदोलन में हम पढ़ा देंगे। इसके बाद आपका ये पूरा सिलेबस लगभग समाप्त हो गया है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।